हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आज हम आरबीआई के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आरबीआई का जो भी फुल फॉर्म है आपको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे बैंकों का बैंक और भारत का सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है, जिसका गठन 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग बना था। ठीक है, अब इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 में। और स्टार्टिंग में जब इसका गठन हुआ था तब तो इसका जो हेड क्वार्टर था तब तो कलकत्ता था, लेकिन 1937 के बाद इसका जो हेड क्वार्टर है वो बना दिया गया कहाँ? मुंबई में। ठीक है, और इसमें जब स्टार्टिंग में गवर्नर बने थे तो वो कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई के? तो सीडी देशमुख जी इसके प्रथम गवर्नर रहे। और वर्तमान में जो 25वें गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास जी। क्लियर। अब कुछ और भी फैक्चुअल है हमारे इसमें फैक्ट। जो आरबीआई का लेखा वर्ष होता है, यानी अकाउंटिंग ईयर ये काउंट करते हैं जो भी, वो क्या होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक, जो कि हमारे भारत का कृषि वर्ष भी कहलाता है, 1 जुलाई से 30 जून तक। ठीक है, क्योंकि इसी लेवल पे हमारी जो खेती किसानी होती है। ठीक है, और जो भी भारत का जो फाइनेंशियल ईयर है, जिसमें आप बजट के थ्रू देखते हो, जब बजट पेश होता है फरवरी में, तो हमारा जो वित्तीय वर्ष है वो क्या है? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, है ना, ये हमारा वित्तीय वर्ष है। और जो भी आरबीआई का गठन हुआ था वो हंग इल्टन आयोग के द्वारा हुआ था 1926 के तहत, है ना। उन्होंने कहा था कि हमें केंद्रीय बैंक की स्थापना करनी चाहिए। तो ये बहुत ही ऐसे फैक्ट हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो जानते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है। तो आरबीआई की साइट में अगर आप देखते हो तो इसमें जो आरबीआई में टोटल जो भी मेंबर दिखाया जाता है आपको, जो भी बैठते हैं इसमें, वो टोटल के टोटल 22 सदस्य होते हैं। कैसे? तो एक होता है सरकारी निदेशक और एक होता है गैर सरकारी निदेशक। तो सरकारी निदेशक उसको बोला जाता है जो आरबीआई के द्वारा होते हैं, यानी कि इसमें 5 सदस्य होते हैं। एक होता है आपका गवर्नर और 4 उसके डिप्टी गवर्नर। तो टोटल यहाँ पे 5 सदस्य हो जाते हैं गैर सरकारी निदेशक में। और वहीं पे अगर हम सरकारी निदेशक में, और अगर हम वहीं पे हम गैर सरकारी निदेशक में देखते हैं तो 10 इसमें सदस्य होंगे जो कि भारत सरकार के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। 2 ऐसे सदस्य होंगे जो भारत सरकार के अधिकारी होंगे, और 4 क्षेत्रीय गवर्नर रखते हैं इसमें। अब क्षेत्रीय गवर्नर कैसे, कि आपको पता होगा कि आरबीआई का जो क्षेत्रीय गवर्नर का भी रखा गया है, इसके जो सेंट्रल रखे हैं छोटे छोटे, कौन कौन कहाँ कहाँ पे स्थित है वो आपका दिल्ली में स्थित है, मुंबई में स्थित है, कलकत्ता में स्थित है और चेन्नई में। तो इनके जो भी सब गवर्नर होते हैं उन्हें क्षेत्रीय गवर्नर कहा जाता है। तो वो 4 हो गए, तो 4 इधर से हो गए और 2 ये अधिकारी हो गए और ये 10 हो गए, है ना। तो 16 तो गैर सरकारी हो गए, वहीं पे 5 आपके सरकारी निदेशक हो गए। तो टोटल आरबीआई में अगर आपसे मेंबर पूछते हैं तो कितने हैं? 22 सदस्य हैं। क्लियर। अब जो आरबीआई का प्रमुख कार्य होता है क्या, कि जो भी हमारी महंगाई है ना, उसको कंट्रोल करना, और जो भी वित्तीय संस्थान है उसमें रेगुलेशन का काम करना, है ना। मोटा मोटा हिसाब ये होता है कि मुख्यतः हमारी जो महंगाई है वो मेंटेन रहे, यानी संतुलित रहे। अब इसको करने के लिए आरबीआई हमेशा हर 2 महीने में, 1 साल में हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी लेके आता है, मौद्रिक नीति, है ना। तो ये मौद्रिक नीति का जो बात की गई है वो कहाँ की गई है? आरबीआई एक्ट सेक्शन 45, है ना, ZB के अंतर्गत इसको प्रकाशित किया गया है। और ये साल भर में 6 बार लेके आता है, यानी हर 2 महीने में लेके आते हैं। तो साल भर में टोटल 6 बार मॉनेटरी पॉलिसी आती है। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी का प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि जो भी आरबीआई काम कर रही है ना, तो वो किस लेवल पे काम कर रही है, और आगे जो भी वर्तमान की जो कंडीशन है देश की, तो उस हिसाब से हमको कैसे काम करना है ना। हमको महंगाई का स्थिर स्थिति कैसे रखनी है ना, या सस्ती दर में काम हो रहा है तो उसे हम कैसे मेंटेन करना है। टोटल का टोटल जो भी वित्तीय सिस्टम है उसको मेंटेन करने का काम करता है आरबीआई, और इसके लिए वो मॉनेटरी पॉलिसी लेके आता है। ठीक है, अब ये मॉनेटरी पॉलिसी का जो प्रमुख टारगेट क्या होता है? तो जैसे मैंने कहा, महंगाई को नियंत्रित करना, लेकिन किस आधार पर? तो उसने 2021 और 22 के मध्य में ये आधार रखा है कि जो भारत की जो महंगाई होगी वो 4 ± 2 पे डिपेंड कर रही है। कैसे? मतलब 4 + 2 करोगे यानी 6%। तो भारत की जो महंगाई है वो 6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वहीं पे 4 - 2 करने हो यानी 2, तो 2% से कम भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि दोनों के मध्य में हम बैलेंस कैसे बनाएंगे, ये 4 ± 2 का कंसेप्ट है।
ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी जो भी गठित की जाती है इसमें 6 सदस्य होते हैं। आरबीआई में के द्वारा 3 सदस्य होते हैं, जहाँ पे एक गवर्नर होगा और 2 उसके डिप्टी साथ में गवर्नर। वहीं पे जो आपका गैर सरकारी में होगा तो ये गवर्नमेंट के द्वारा 3 सदस्य होंगे। तो टोटल 3 इधर 3 इधर, तो टोटल 6 सदस्य होंगे मॉनेटरी पॉलिसी में। और ये हर 2 महीने में आएगी और इसको जो हेड करता है वो आपका गवर्नर करता है, यानी वर्तमान में शक्तिकांत दास जी के द्वारा इसे हेड किया जाता है। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो बैंक होते हैं वो रेट जारी करते हैं। कई बार ये होता है कि हम रेट पे अंतर नहीं कर पाते हैं, कई बार ये बहुत कंफ्यूजिंग फैक्ट होते हैं। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, CRR क्या होता है, SLR क्या होता है। तो अगर हम आसान भाषा में समझें तो बहुत ही ईजी है, बस थोड़े से फैक्ट अगर हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेपो रेट। तो अब ये सीधा जान लीजिए कि रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट वो रेट होता है जिसके आधार पर जो भी आरबीआई के जो भी क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट्स का मतलब यहाँ पे जो भी कॉमर्शियल बैंक होंगे, है ना, जो भी वाणिज्यिक बैंक होंगे, वो बहुत ही लघु अवधि के लिए आरबीआई से क्या लेंगे, कैश लेंगे, यानी ऋण लेंगे, है ना। जो भी ऋण लेंगे बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होगा वो लोन, 7 से 14 दिन के लिए। तो उसे आरबीआई तो उनको लघु अवधि के लिए देगा ही, लेकिन इसके लिए आरबीआई उनसे ऋण चार्ज करेगा, यानी ब्याज चार्ज करेगा, है ना, कुछ ब्याज लेगा। उस ब्याज को ही हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट। ठीक है, वो क्लाइंट्स को तो पैसा देगा आरबीआई, लेकिन जो पैसे देगा उसके आधार पे हमसे क्या लेगा, उन क्लाइंट से ब्याज लेगा। उस ब्याज को हम बोलते हैं रेपो रेट। और वर्तमान में जो भारत का जो रेपो रेट रखा गया है वो 4% रखा गया है। ठीक है, अब ये कई बार आपने सुना होगा कि जो रेपो रेट है उसकी जो स्थिति होगी, अगर हम रेपो रेट को बढ़ा देते हैं तो क्या स्थिति आएगी, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। और अगर रेपो रेट घटा रहेगा तो क्या स्थिति बनेगी भारत में। तो बहुत आसान है, अगर मान लीजिए वर्तमान में हम रेपो रेट को बढ़ा देते हैं, है ना, तो रेपो रेट की अगर स्थिति हम बढ़ा देते हैं तो जो जैसे मान लो भारत में अभी जो रेपो रेट है वो 4% है ना, तो अगर हम 4% को हम 7% में बढ़ा दें तो 7% से क्या होगा, रेपो रेट हमारा महंगा हो जाएगा। तो जो बैंक होंगे वो लोन क्या होंगे, लोन महंगे कर देंगे। और जब लोन महंगे कर देंगे तो जो भी हमारी जनता होगी ना वो शॉपिंग वगैरह कम करने लगेगी, है ना। और आपको पता होगा कि जो भी हमारी अर्थव्यवस्था है वो डिमांड एंड सप्लाई पे काम करती है। तो जब हमारे जो भी जनता है वो शॉपिंग वगैरह कम कर देगी तो कहीं ना कहीं जो कंपनी है उन में जो भी हमारी प्रोडक्शन हो रहा है और जो भी हमारे व्यापारी हैं वो अपने सामान क्या करेंगे, वो उनकी कीमत को क्या कर देगा, सस्ता कर देगा। और एक समय के बाद जो महंगाई का स्तर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, है ना। तो इसके आधार पर अगर हम रेपो रेट को बढ़ावा दे देते हैं तो हमारी महंगाई की जो स्थिति होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम रेपो रेट को कम कर देते हैं तो महंगाई जो होती है वो बढ़ जाती है। क्लियर। अब ये हम अगर देखते हैं वर्तमान में जो हमारा रेपो रेट है वो 4% है। ठीक है, अब आप देखे होंगे क्योंकि रेपो रेट 4% है तो कोविड की वजह से महंगाई भी कम हुई, लेकिन वहीं पे अगर आप देखते हो तो डीजल पेट्रोल वगैरह में महंगाई बराबर बनी रह गई, कई बार इसका विरोध भी हुआ। तो सरकार अगर चाहती, आरबीआई चाहती तो रेपो रेट को कम कर सकती थी ईंधन और डीजल उजल पे, लेकिन जो आपका क्यों नहीं किया, क्योंकि जो हमारा भारत का जो जीडीपी निकला जाता है यानी जो ग्रोथ रेट बनता है वो इसी पे डिपेंड करता है। कैसे, अब इसको जानने के लिए ये जान लो कि जीडीपी होता क्या है। तो जीडीपी वो होता है कि मान लो किसी देश की जो भौगोलिक सीमा है उसके अंदर एक साल में जितना भी गुड्स एंड सर्विस का जो भी प्रोडक्शन होगा उसकी कुल जो मार्केट वैल्यू निकल के आती है उसको हम बोलते हैं जीडीपी। ठीक है, और जीडीपी समझने के लिए ये समझ लो कि मान लो अगर पिछले साल हमारे पास 200 लाख करोड़ का इनकम हुआ था और वहीं पे अगर हम इस साल 220 लाख करोड़ अगर हम कमा ले रहे हैं तो टोटल का टोटल जो जीडीपी ग्रोथ जा रहा है हमारा 10% का प्लस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बढ़ावा मिल रहा है उसके आधार पर, है ना। तो 10% का क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ गया, मिल गया। लेकिन अगर वो रेपो रेट को बदल देते हैं यानी बढ़ा देंगे या घटा देंगे तो कहीं ना कहीं जीडीपी बहुत प्रभावित होगी। क्योंकि अगर हम देखते हैं एक साल में हमारा पूरा का पूरा गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन देखा जाता है, तो अगर प्रोडक्शन कम हो गया, कंपनी अगर प्रोडक्शन कम कर देंगी तो कहीं ना कहीं हमारा जीडीपी का लेवल क्या होगा, प्रभावित होगा और वो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, रेपो रेट को वर्तमान समय में अनचेंज किया है
और टोटल अभी जो आपका रेपो रेट है वो 4% रखा गया है। अब इसमें देखते हो जो रिवर्स रेपो रेट आप सुनते हो, रिवर्स रेपो रेट का क्या कंसेप्ट है। तो जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो रेट होता है जिसके आधार पर जो आरबीआई के जो भी क्लाइंट्स होते हैं, यानी जो भी वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए अपना जो भी पैसा होता है बैंक वो आरबीआई को जमा करते हैं। कौन? जो भी बैंक होते हैं वो अपना सरप्लस पैसा आरबीआई को सबमिट करते हैं, लेकिन आरबीआई इसमें कोई उनको मतलब इसमें ब्याज नहीं देता है ना, कि तुम अपना पैसा हमको दे रहे हो लेकिन हम उसमें आपको कोई ब्याज नहीं देंगे। अब ये ब्याज किस आधार पर होता है? तो इसका एक सिद्धांत है रिजर्व बैंक का कि 0.65% का ये कंसेप्ट होता है कि जो भी रेपो रेट होगा, जैसे मान लीजिए वर्तमान में 4% का रेपो रेट है तो उस पर 0.65% को माइनस कर दिया जाएगा और जो वैल्यू निकल के आएगी यानी 3.35% ये वैल्यू आएगी, वही आपका रिवर्स रेपो रेट होगा। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट में होता यही है कि बैंक अपना पैसा आरबीआई को देता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका सीआरआर। सीआरआर क्या होता है? सीआरआर समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि जो इसको हम बोलते हैं एक नकदी आरक्षित अनुपात। ठीक है, सीआरआर। तो इसके आधार पर ये जान लीजिए कि जो भी बैंक होते हैं, जितने भी बैंक हैं जिसमें ग्राहक अपने पैसा जमा करते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा है ना, जो भी डिपॉजिट उनके पास आते हैं तो उसका कुछ हिस्सा बैंक क्या करती है, सीआरआर के तौर पे आरबीआई को दे देती है। क्यों? मान लीजिए कि कभी भी फ्यूचर में बैंकिंग सिस्टम में या फिर कोई भी देश में ऐसी व्यवस्था या ऐसी भी कुछ भी आपदा, महामारी, कुछ भी ऐसी दुर्भाग्यवश घटना हो जाती है तो सभी व्यक्ति जो है एक साथ ही अपना पैसा निकालने आ जाए, है ना, तो बैंक के पास क्या होगी, कैश की कमी पड़ जाएगी, उसका जो संतुलन है बैंकिंग सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके लिए वो संतुलन हमेशा बना रहे, इसके लिए उसी जमा पूंजी का कुछ पैसा वो आरबीआई के पास सबमिट करती है, जिसकी वैल्यू कितनी है वर्तमान समय में 3% है। ठीक है, कोविड की वजह से आरबीआई ने इसको 3% कर दिया है, लेकिन अब जैसे जैसे मतलब वैल्यू और आर्थिक स्थिति सही हो रही है, अर्थव्यवस्था, तो इसको कहा जा रहा है कि इसको 4% कर दो, है ना। अब 3% कैसे समझ रहे हो या 4% सीआरआर की वैल्यू, कि मान लो किसी बैंक में 100 रुपए की जमा पूंजी है तो 100 रुपए का वो 3% या 4% जमा कर दे सीआरआर के रूप में आरबीआई को, तो वो उसकी वैल्यू कहलाएगी, है ना, सीआरआर। तो वर्तमान में जो भी वैल्यू है वो क्या है, 3% है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। और नेक्स्ट है जो आपका एसएलआर, यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात। यानी जो भी, अब ये समझने के लिए समझ लो कि ये इसलिए बनाया गया है एसएलआर वैल्यू कि जो भी बैंकिंग सिस्टम है तो अपने लिए मान लीजिए तुरंत बैंकों को पैसा चाहिए, कभी ऐसी स्थिति आती कि बैंक को तुरंत कैश चाहिए, तो ऐसा हम बाजार में ऐसी कुछ चीज़ बेचें कि जिसके आधार पे हमको तुरंत पैसा मिल जाए। तो इसके आधार पे तो वाणिज्यिक बैंक या एसबीआई या आईसीआईसीआई बैंक वगैरह ये तो नहीं होगा कि बंगला खरीद ले तुरंत, तो उसको तो तुरंत पैसे में नहीं दे सकते, है ना, कि तुरंत कोई उनको सही कीमत दे। इसके लिए बैंक क्या करता है, कुछ हिस्सा जो भी उनके पास ग्राहकों की जमा पूंजी होती है उसका कुछ % हिस्सा एसएलआर के तौर पर रखता है, और उससे वो कैश रख सकता है साइड में, या फिर उसे गोल्ड खरीद के रख सकता है, या फिर गवर्नमेंट के सिक्योरिटी में रख सकता है, ताकि अगर इंस्टेंट रूप में अगर उसको पैसा चाहिए हो तो उसको तुरंत कैश करवा के मार्केट से वो तुरंत अपने बैंकिंग सिस्टम में ला पाए, है ना। और वर्तमान में जो एसएलआर की वैल्यू रखी गई है वो टोटल 18% रखी गई है ना। 100 रुपए का अगर 100 रुपए जमा पूंजी है तो उसका 18 रुपए वो कहाँ खर्च करते हैं या रखते हैं, एसएलआर के रूप में रखते हैं। क्लियर? आई होप आपको इतने रेट क्लियर होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।